मूवी की शुरुआत टोक्यो शहर से होती है, जहां टी वायरस पूरी तरह से फैल चुका है। यह वायरस इतनी तेजी से फैलता है कि देखते ही देखते टोक्यो शहर भी ज़ोंबीज के कंट्रोल में आ जाता है। सीन बदलता है और हम अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के सैनिकों को देखते हैं, जो ज़ोंबीज को मार रहे होते हैं और अपने बॉस एल्बर्ट वेस्कर को पूरी जानकारी देते हैं। अचानक उन लोगों पर हमला होता है और वे मारे जाते हैं, जिससे वेस्कर तुरंत अपने टोक्यो हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा देता है। यह हेडक्वार्टर अम्ब्रेला की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होती है। वेस्कर जैसे ही अपने एरिया को सील करता है, तभी वहाँ हमारी मेन एक्टर एलिस की एंट्री होती है। लेकिन इस बार एलिस अकेले नहीं होती। वह अपने साथ अपने सैकड़ों क्लोन्स की एक सेना लाई है, जिन्हें उसने पिछली घटनाओं के बाद इकट्ठा किया था। एलिस के क्लोन्स वेस्कर की सुरक्षा पर भारी पड़ते हैं। क्लोन्स तेजी से सभी गार्ड्स को मार गिराते हैं और वेस्कर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। वेस्कर को जैसे ही पता चलता है कि वह एलिस के क्लोन से घिर गया है, वह अपनी जान बचाने के लिए तुरंत एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर भाग निकलता है। भागने से पहले वह पूरी लैब को नष्ट करने के लिए एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बम चालू कर देता है। एक भीषण विस्फोट होता है, जिससे एलिस के सभी क्लोन्स मारे जाते हैं। लेकिन असली एलिस वेस्कर का पीछा करती है और उसके हेलीकॉप्टर में पहुंच जाती है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसके दौरान वेस्कर एलिस को एक इंजेक्शन लगा देता है। यह इंजेक्शन एलिस के शरीर से टी वायरस के प्रभाव को हटा देता है, जिससे उसकी सभी सुपर पावर खत्म हो जाती है और वह एक सामान्य इंसान बन जाती है। इसी दौरान हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल खो देता है और क्रैश कर जाता है, लेकिन एलिस बच जाती है। इसके बाद हमें 6 महीने के बाद की कहानी दिखाई जाती है। अपनी पावर्स के चले जाने के बाद भी एलिस जिंदा बचे लोगों की तलाश जारी रखती है। उसका टारगेट है आर्केडिया नाम की एक जगह, जो अलास्का में स्थित है। एलिस अलास्का के बर्फीले इलाके में एक छोटे हवाई अड्डे पर पहुंचती है। वहाँ कई हवाई जहाज खड़े हैं, जो बताते हैं कि लोग यहाँ उतरे थे, लेकिन एलिस को किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं मिलता। एलिस हर एक्टिविटी को एक कैमरे में रिकॉर्ड करती रहती है, यह बताते हुए कि अब उसे लगने लगा है कि वह दुनिया की अंतिम जीवित इंसान है। तभी उसकी नजर एक हेलीकॉप्टर पर पड़ती है, जो उसे तुरंत याद दिलाता है कि यही विमान था जिससे क्लेयर और अन्य लोग यहाँ पहुँचे थे। वह उस हेलीकॉप्टर में जाकर छानबीन करती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि उसे पास के एक प्लेन में कुछ हलचल महसूस होती है। वह अपनी बंदूक निकालती है और धीरे धीरे उस प्लेन की ओर आगे बढ़ती है। पहले तो वहाँ से सिर्फ चमगादड़ों का एक झुंड निकलता है, लेकिन तभी उस पर हमला होता है। एक लड़की पागलों की तरह उस पर हमला करती है। एलिस जैसे ही उसे शूट करने वाली होती है, उसे पहचानती है। ये कोई और नहीं बल्कि क्लेयर रेडफील्ड है। क्लेयर की हालत पागलों जैसी है और वह एलिस को नहीं पहचानती। एलिस देखती है कि क्लेयर के सीने पर अम्ब्रेला कॉरपोरेशन द्वारा लगाया गया एक अजीब स्पाइडर जैसे डिवाइस लगा हुआ है। यह डिवाइस क्लेयर को नियंत्रित कर रहा होता है और उसकी याददाश्त छीन चुका होता है। एलिस सबसे पहले उस डिवाइस को क्लेयर के शरीर से हटाती है और उससे अपने पुरानी घटनाओं के बारे में पूछती है, लेकिन क्लेयर एलिस के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती। एलिस समझ जाती है कि क्लेयर के साथ यहाँ बहुत बुरा हुआ है और यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। दोनों तुरंत एलिस के विमान में बैठती हैं और इस जगह से दूर लॉस एंजलिस की तरफ उड़ जाती हैं, जहां उन्हें बिल्डिंग के ऊपर कुछ और जिंदा लोगों के संकेत मिलते हैं। एलिस मदद करने के लिए अपनी दिशा बदलती है और उस बिल्डिंग की छत पर अपने विमान को क्रैश लैंडिंग करा देती है। छत पर उतरने पर उनकी मुलाकात बचे हुए 4-5 लोगों के एक छोटे ग्रुप से होती है। एलिस बताती है कि वह अलास्का के आर्केडिया जा रहे हैं, लेकिन मदद की जरूरत देखकर यहाँ आ गए। ग्रुप का एक सदस्य एलिस को बताता है कि आर्केडिया कोई जगह नहीं है, बल्कि समुद्र में स्थित एक जहाज है, जो वहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है। लेकिन टेंशन की बात यह है कि उस शहर की सड़कों पर ढेर सारे ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। तब जेल के बचे हुए लोग उसे एक कैदी से मिलवाते हैं, जिसका नाम क्रिस रेडफील्ड होता है। वह क्लेयर का भाई है, जिसे पिछली फिल्म में एलिस नहीं जानती। क्रिस एक पूर्व सैनिक है और उसी जेल का सैनिक था, जिसे कैदियों को मुक्त करने की कोशिश के लिए वहाँ कैद कर लिया गया था, ताकि वे सब मिलकर ज़ॉम्बी से लड़ सके। क्रिस दावा करता है कि वह जेल से सुरक्षित बाहर निकलने का एक अंडरग्राउंड रास्ता जानता है और बदले में उसकी आजादी की शर्त रखता है। एलिस और बाकी लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। रात का समय होता है और सभी लोग खाना खाते हैं। बाद में एलिस नहाने के लिए जाती है। वॉशरूम में एलिस पर छत की सीलिंग तोड़कर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। एलिस तुरंत अपनी गन निकालती है और उस ज़ॉम्बी के सर में गोली मार देती है। लेकिन तभी जेल की बाहरी दीवार पर एक भयानक हलचल होती है। एक बड़ा सा हथौड़े जैसा हथियार लेकर एग्जीक्यूटर नामक एक बड़ा मॉन्स्टर जेल पर हमला कर देता है। एग्जीक्यूटर ज़ॉम्बीज के लिए जेल का मुख्य दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि वे अंदर घुसकर सभी को मार सके। समय बर्बाद किए बिना एलिस तुरंत क्रिस रेडफील्ड को उसकी कैद से आजाद करती है। एलिस उससे पूछती है कि बाहर निकलने का सबसे सुरक्षित रास्ता क्या है। क्रिस बताता है कि जेल के अंडरग्राउंड फ्लोर पर एक मजबूत बख्तरबंद टैंक रखा हुआ है, जिसमें लगभग 20 लोगों के बैठने की जगह है। अगर वे उस टैंक तक पहुंच जाते हैं, तो वह उन्हें सुरक्षित रूप से समुद्री तट तक पहुंचा सकता है, जहां से वे नाव लेकर आर्केडिया जहाज तक पहुंच सकते हैं। सभी लोग इस प्लान पर सहमत होते हैं। वे 2 टीमों में बढ़ जाते हैं। एलिस, क्रिस और कुछ अन्य लोग टैंक को सुरक्षित करने के लिए नीचे ग्राउंड फ्लोर की ओर बढ़ते हैं, जबकि बाकी लोग ऊपर ही सुरक्षा के लिए रहते हैं। जब वे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं और टैंक को चेक करते हैं, तो उन्हें एक झटका लगता है। टैंक में इंजन ही नहीं होता।
किसी ने उसका इंजन निकाल लिया है, जिससे वह पूरी तरह बेकार हो गया है। वहाँ मौजूद एक आदमी जिसका नाम बेनेट होता है इस खबर से बौखला जाता है। बेनेट पूरी तरह से स्वार्थी होता है और अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत ऊपर जाता है और वहाँ मौजूद फौजी को गोली मार देता है और एलिस का प्लेन लेकर वहाँ से भाग जाता है। सभी को ज़ॉम्बीज़ के हवाले छोड़ देता है। इधर एग्जीक्यूटर अपने भयानक हथियार से जेल के मुख्य द्वार को तोड़ देता है और अब ज़ॉम्बीज़ की एक विशाल भीड़ अंदर प्रवेश करने लगती है। बचे हुए लोग उन ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन टी वायरस से संक्रमित ये ज़ॉम्बीज़ गोलियों से आसानी से नहीं मरते। स्थिति को बिगड़ते देख क्रिस एलिस और बाकी बचे लोगों को कहती है कि अब टैंक के रास्ते का कोई फायदा नहीं। उनसे बचने का एकमात्र रास्ता वह सीलिंग वेंटिलेशन शाफ्ट है, जहाँ से पहले ज़ॉम्बी हमला करने आया था। एलिस, क्लेयर, क्रिस और अन्य बचे लोग वेंटिलेशन शाफ्ट के रास्ते, जो उन्हें जमीन के नीचे के सीवर सिस्टम में ले जाएगा, भागने का प्लान बनाते हैं। वो एक एक करके शाफ्ट में उतरना शुरू करते हैं। बाकी लोग तो सफलतापूर्वक नीचे उतर जाते हैं, लेकिन जैसे ही लूथर नीचे उतरने की कोशिश करता है, ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड उसे पकड़ लेता है। लूथर चिल्लाता है, लेकिन एलिस और बाकी बचे लोगों के पास उसे बचाने का समय नहीं होता और उन्हें मजबूरन उसे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे ही एलिस, क्लेयर और क्रिस शाफ्ट से नीचे उतरते हैं, उनके सामने एग्जीक्यूटर मॉन्स्टर आ जाता है। एग्जीक्यूटर अपने बड़े से हथियार के साथ उन्हें मार गिराने के लिए तैयार होता है। एलिस, जिसकी महाशक्तियां अब खत्म हो चुकी हैं, उसे सामान्य इंसान की तरह लड़ना पड़ता है। एग्जीक्यूटर बहुत ही शक्तिशाली होता है और एलिस पर घातक हमला करता है। एलिस बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पाती है। तभी क्लेयर रेडफील्ड सामने आती है और एलिस की मदद करती है। दोनों मिलकर एग्जीक्यूटर से लड़ते हैं। एग्जीक्यूटर जोरदार तरीके से हमला करने के लिए दौड़ता है। एलिस तुरंत मौका देखती है और उसके पैरों के बीच से निकलकर गन से एग्जीक्यूटर के सिर पर निशाना साधकर गोली चला देती है। सिर में गोली लगते ही एग्जीक्यूटर का विशाल सर फट जाता है और जमीन पर गिरते ही उसके अंदर से वही सिक्के निकलते हैं जो बाथरूम के ज़ॉम्बी के अंदर से निकलते थे। एग्जीक्यूटर के मारे जाने के बाद एलिस, क्लेयर, क्रिस और बाकी बचे हुए लोग सीवर के रास्ते आगे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द समुद्री तट तक पहुंचना होगा ताकि वे आर्केडिया जहाज तक पहुंच सकें। एग्जीक्यूटर को हराने के बाद एलिस, क्लेयर, क्रिस और बाकी बचे हुए लोग सीवर और अंडरग्राउंड रास्तों से होते हुए समुद्री तट की ओर भागते हैं। वे ज़ॉम्बी से बचते हुए तेजी से आगे बढ़ते हैं और अंत में समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक छोटी नाव मिलती है जिसे वे आर्केडिया जहाज तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एलिस जानती है कि आर्केडिया उनकी अंतिम उम्मीद है और वे किसी भी हाल में वहां पहुंचना चाहते हैं। वे नाव में सवार होते हैं और लॉस एंजलिस के तट से दूर समुद्र में स्थित उस विशाल जहाज पर पहुंचते हैं। जैसे ही वे जहाज पर कदम रखते हैं, पूरा जहाज खाली होता है। उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ सैकड़ों लोग होंगे, लेकिन यहाँ कोई इंसान नजर ही नहीं आता। उन्हें याद आता है कि 3 दिन पहले यहाँ से रेडियो ट्रांसमिशन प्राप्त हुआ था, जिसमें कहा गया था कि आर्केडिया एक सुरक्षित जगह है। एलिस तुरंत जहाज के रिकॉर्ड की जाँच करती है। रिकॉर्ड की जांच करने पर उन्हें एक चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। जहाज पर अभी भी लगभग 2000 लोग जीवित हैं। वो जहाज के निचले हिस्से में जाते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि जीवित बचे लोगों को रखा गया होगा। जैसे ही वे जहाज के बेस ग्राउंड के पास पहुंचते हैं, उनका शक यकीन में बदल जाता है। वहाँ उन्हें स्पष्ट रूप से अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का लोगो और मुहर दिखाई देता है। एलिस तुरंत समझ जाती है कि आर्केडिया कोई सरल स्थल नहीं है, बल्कि यह अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का एक जाल और धोखा था। यह रेडियो ट्रांसमिशन अम्ब्रेला ने जानबूझकर फैलाया था ताकि जीवित बचे लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया जा सके। जहाज वास्तव में एक चलती हुई प्रयोगशाला थी, जिसे लोगों को बुलाकर उन पर अवैध प्रयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। अम्ब्रेला ने लोगों को भोजन और पानी मुहैया कराने का वादा किया था, लेकिन उनका असली मकसद उन्हें टी वायरस प्रतिरोधक क्षमता या नए जैविक हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल करना था। एलिस और क्रिस एक बड़े सीलबंद कमरे के दरवाजे तक पहुंचते हैं। दरवाजा खोलने पर वे पाते हैं कि जीवित बचे हुए सभी लोग हजारों की संख्या में छोटे सील किए गए डिब्बों में बेहोश पड़े हैं। वे सब अम्ब्रेला के नियंत्रण में है और उन पर प्रयोग किए जा रहे हैं। इस ग्रुप में एलिस अपनी पुरानी दोस्त केमार्ट को देखती है। केमार्ट और बाकी सभी लोगों के सीने पर वही स्पाइडर डिवाइस लगा हुआ होता है जो क्लेयर के सीने पर लगा था। एलिस तुरंत उन सभी लोगों के कंट्रोल डिवाइस हटाना शुरू कर देती है ताकि उन्हें अम्ब्रेला के नियंत्रण से आजाद किया जा सके। हालांकि जैसे ही एलिस कैदियों को आजाद करने का काम शुरू करती है, उसी वक्त जहाज के मास्टरमाइंड एल्बर्ट वेस्कर की एंट्री होती है। वेस्कर वहां आकर बताता है कि टोक्यो की दुर्घटना में उसका विमान भले ही नष्ट हो गया था, लेकिन वह मरा नहीं, क्योंकि उसके अंदर अब भी टी वायरस मौजूद है। यह टी वायरस का एक एडवांस वर्जन है जिसने उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया था। वेस्कर एलिस को बताता है कि वह अब टी वायरस के कारण लगभग अमर हो चुका है और इस जहाज पर लोगों को इकट्ठा करने का उसका एकमात्र उद्देश्य था कि वह टी वायरस के प्रभाव को संतुलित करने के लिए उन लोगों को डीएनए का प्रयोग कर सके। अब एलिस और वेस्कर के बीच जहाज के बेस ग्राउंड में एक भयानक और क्लासिक फाइट शुरू होती है। वेस्कर अपनी फास्ट स्पीड, पावर और टी वायरस की क्षमताओं का उपयोग करता है, जबकि एलिस अपनी बेहतरीन फाइटिंग स्किल दिखाती है। एलिस और वेस्कर एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं और हाथापाई करते हैं। वेस्कर एलिस को आसानी से हराने की स्थिति में होता है, लेकिन एलिस हार नहीं मानती। अंत में एलिस
अपनी स्वॉर्ड ऑफ गन का उपयोग करते हुए एक सटीक शॉट से वेस्कर का सिर फाड़ देती है। वेस्कर का शक्तिशाली शरीर जमीन पर गिर जाता है और वह निष्क्रिय हो जाता है। एलिस, क्लेयर और क्रिस को लगता है कि खतरा टल गया है। ठीक उसी टाइम जेल से भागने वाला स्वार्थी आदमी बेनेट वहां पहुंच जाता है। बेनेट एलिस का विमान लेकर भागा था और पहले ही वेस्कर से मिल चुका था, यानी वह अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर काम कर रहा था। बेनेट का प्लान था कि वह वेस्कर के साथ जहाज से सुरक्षित निकल जाएगा। एलिस वेस्कर के शरीर के साथ बेनेट को उसी सील बंद कमरे में लॉक कर देती है। एलिस, क्लेयर और क्रिस उस कमरे से बाहर निकलते हैं और दरवाजा सील कर देते हैं। इसके बाद वेस्कर का कटा हुआ शरीर जमीन पर रेंगता है और बेनेट पर हमला करता है। टी वायरस की पुनर्जीवन शक्ति का उपयोग करते हुए वेस्कर बेनेट के शरीर को खा जाता है। वेस्कर का शरीर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वह एक बार फिर जीवित हो जाता है और कमरे से बाहर निकलने का रास्ता खोजता है और अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। जिंदा होने के बाद एल्बर्ट वेस्कर तेजी से जहाज के डेक की ओर भागता है। वेस्कर तुरंत एक हेलीकॉप्टर पर चढ़ता है, इसका उपयोग उसने भागने के लिए रखा था, लेकिन एलिस इस बार तैयार थी। पिछली बार टोक्यो में हुई गलती से सीख लेते हुए एलिस ने अनुमान लगा लिया था कि वेस्कर हमेशा खुद को बचाने के लिए भागने के साथ ही सब कुछ नष्ट कर देता है। एलिस ने पहले ही चतुराई से वेस्कर के विमान में ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट बम को फिट कर दिया था। एलिस, क्लेयर और क्रिस सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर यह सब देखते हैं। वेस्कर हेलीकॉप्टर में बैठता है और अपने रिमोट कंट्रोल से जहाज को उड़ाने के लिए बटन दबाता है, लेकिन जैसे ही वह बटन दबाता है जहाज के बजाय उसका ही अपना हेलीकॉप्टर ही फट जाता है। एलिस का प्लान सफल हो जाता है। विस्फोट इतना जबरदस्त होता है कि वेस्कर का शक्तिशाली शरीर एक बार फिर उछलकर हवा में जाता है। अगर आप इस फिल्म को ध्यान से देखेंगे तो वेस्कर का शरीर एक बार फिर विस्फोट से बचकर समुद्र में गिरता हुआ दिखाई देता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि टी वायरस के कारण वह अब भी पूरी तरह से मरा नहीं है और उसके बचने की संभावना है। अब चूंकि वेस्कर का खतरा अस्थायी रूप से टल गया है और जहाज नष्ट नहीं हुआ है, एलिस बाकी बचे लोगों को आजाद करने का काम पूरा करती है। एलिस जहाज के सभी रेडियो और ट्रांसमिशन मशीनों को ठीक करती है। अब वह अपनी आवाज रिकॉर्ड करती है और दुनिया भर के जीवित बचे लोगों के लिए एक रेडियो संदेश भेजती है। एलिस घोषणा करती है कि वह आर्केडिया से बात कर रही है और यह जहाज एक सुरक्षित ठिकाना है जहां सभी बचे हुए लोगों को भोजन, पानी और सुरक्षा प्रदान की जाएगी, बशर्ते टी वायरस से संक्रमित ना हो। एलिस इस संदेश को बार बार दोहराती है, दुनिया के अंतिम कोनों में भी आशा का संचार करने की कोशिश करती है। एलिस, क्लेयर और क्रिस जानते हैं कि उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। वे डेक पर खड़े होकर सूरज को देखते हैं। एक पल के लिए उन्हें लगता है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया और वे जीत गए हैं, लेकिन तभी आसमान में कुछ दिखाई देता है। उन्हें चारों ओर से कई सारे ड्रोन्स आते दिखाई देते हैं, जिन पर स्पष्ट रूप से अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का लोगो दिखाई देता है। ये ड्रोन तेजी से आर्केडिया जहाज को घेर लेते हैं। यह साफ हो जाता है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को एलिस की सफलता के बारे में पता चल गया है और वे आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। अम्ब्रेला अब न केवल उन लोगों को वापस नियंत्रित करना चाहता है, बल्कि मानवता के इस अंतिम गढ़ को भी खत्म करना चाहता है। यह सीन यही समाप्त होता है। इसके आगे की कहानी हमें अगले पार्ट में दिखाई देगी। अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी इसका अगला पार्ट अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही।